हेलो बेटा, हम लोग लेक्चर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था कि एक चार्ज जो है वो अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है और वो फील्ड जो है एक फोर्स एग्जर्ट कर सकती है किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर। जो चार्ज फील्ड बनाता है उसको हमने बोला था सोर्स चार्ज। और जिसके ऊपर फील्ड लगा जिसके ऊपर जो उस फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो होता है हमारे पास में टेस्ट चार्ज। आज हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ या ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस हम उस चीज़ को बोलेंगे कि कोई चीज़ हम लोगों को फील होती है, उस चीज़ का हम लोग एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में देखते हैं तो वो उसका एक सिग्निफिकेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले जो इसकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग ये जानते हैं कि जो एक चार्ज है वो एक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। वो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स यदि हम लोग दो चार्जेस को स्पेस के अंदर रखते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर स्पेस के अंदर फोर्स ही लगा सकता है, और स्पेस के अंदर लगाया गया जो फोर्स है उसको हमने उस चार्ज की एक प्रॉपर्टी बोला था, और वो उस चार्ज की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक चार्ज के पास कैपेसिटी है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों को दिखती तो है नहीं, क्योंकि यदि हम लोग ये कहें कि ये मेरे पास में एक चार्ज, ये मेरे पास में दूसरा चार्ज, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को यहाँ पे दिखती तो है नहीं, तो फिर हम लोग कैसे बोले कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो हमने बोला कि डज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो आंसर यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो हाउ वी कैन सी या हाउ वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट। तो हमने बोला कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया, और रब करने के बाद में जो है मैं इस ऑब्जेक्ट से एक पीस ऑफ पेपर को जो है वो उठा सकता हूँ, जबकि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने रब करके चार्ज किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो गया है, और अभी एक दूसरा जो पीस ऑफ पेपर है मैं बिना किसी टच किए हुए इसको वहाँ से पेपर को, इस पीस ऑफ पेपर को वहाँ से उठा सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि इसके पास जब चार्ज हो गया तो चार्ज होने के कारण इसके पास एक कैपेसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से वो एक फोर्स लगा के इस पीस ऑफ पेपर को उठा सकता विदाउट टचिंग। ठीक है। ओके। कुछ और एग्जांपल हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यदि हम उस चार्ज को एक्सेलरेट कराएं, ठीक है, आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यदि एक चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट कराएं तो एक्सेलरेट करने के कारण जो चार्ज है वो उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझिए कि जब एक चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो उस चार्ज के अंदर से रेडिएशंस निकलती है। तो वो जो चार्ज है वो उस रेडिएशंस की पावर के बिहाफ पे किसी भी दूसरे चार्ज को ऑक्सीलेट करा सकता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक चार्ज है। ठीक है। लेट मी से दैट ये मेरे पास में एक चार्ज है। ठीक है। तो ये चार्ज जब इसको मैं एक्सेलेट कराता हूँ इस चार्ज को, तो दिस चार्ज कैन प्रोड्यूस ए ऑक्सीलेशंस लाइक दैट ऐसे। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन इज द मोशन ऑफ द टू एंड फ्रो। एक ऑब्जेक्ट का टू पे जाना, फ्रो पे जाना, फिर टू पे जाना, फिर फ्रो पे आना, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीलेशन। ओके। तो एक मूविंग चार्ज जो है वो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर सकता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, और उसके थ्रू जो वेव फॉर्म होती है उस ऑक्सीलेशन के थ्रू उसको हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो मान लीजिए एक चार्ज ये है जो किसी टावर के ऊपर काम कर रहा है। तो जो टावर है हमारे पास में, जो मोबाइल टावर जो है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये जो टावर है वो इस चार्ज को ऑक्सीलेट करेगा। तो ये चार्ज क्या करेगा, इसकी जगह पे कोई दूसरा चार्ज है उसको ऑक्सीलेट करेगा, ये ऑक्सीलेट होता हुआ जाएगा, जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सर्ट ए फोर्स। तो ये ऐसा मोशन करता हुआ जाएगा, इस चार्ज के ऊपर ऑक्सीलेशन लगाएगा। तो जब ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज के ऊपर ऑक्सीलेशन होना शुरू हो जाएगा।
ये चार्ज आगे जाएगा मूव करता हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा, इस चार्ज के पास में जाएगा। ये चार्ज अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेशन करना शुरू करेगा। ये चार्ज फिर अगले चार्ज के पास जाएगा। इस तरीके से एक हमारे पास में चार्जेस के ऑक्सीलेशन की पूरी एक वेव बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये हमारा मोबाइल है, लेट मी से दैट ये हमारे पास मोबाइल है। ये मोबाइल के अंदर एक चार्ज जो है वो ऑक्सीलेट करता हुआ आया और ये इसके अंदर चला गया। अब मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो क्या करेगी, उसके अंदर भी चार्जेज है, तो मोबाइल के अंदर एक चार्ज जो है, तो ये बाहर वाला जो चार्ज है ये मोबाइल के अंदर वाले चार्ज को क्या करेगा, ऑक्सीलेट कराएगा। और जैसे उस चार्ज की ऑक्सीलेशन हमारे मोबाइल के ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, क्योंकि भाई मोबाइल की एक सिम है और सिम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी और इस चार्ज के जो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी थी दोनों की दोनों मैच हो जाएंगी, तो हमारे मोबाइल पे एक घंटी बजना शुरू हो जाती है। हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल पे कॉलिंग आ रही है, ठीक है, ओके। तो एक दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज को हम लोग मोशन कराते हैं तो दैट चार्ज कैन क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखती कैसे है। तो आंसर है कि एक्चुअली में हम लोगों को कि ये इमेजिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखती है वैसी दिखती है, बट नो बॉडी नोज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी दिखती है। बट वी कैन एज्यूम दैट, हम लोगों ने कुछ फिनोमिना बना के रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ऐसी दिखती है। तो ये जो है एक जो हमारा वेब होता है, मकड़ी का जाला जो होता है, उस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने एज्यूमिंग की हुई है कि जब जो मकड़ी जो है वो बीच में रहेगी और वो अपने चारों तरफ जो है वो जाला बना लेती है। आप लोगों ने देखा होगा मकड़ी का जाला, इस तरीके से मकड़ी बीच में रहती है और वो इस तरीके से जो है चारों तरफ अपना जाला बना के रखती है, ठीक है। तो जब कोई इंसेक्ट इस जाले के अंदर आता है, ठीक है, एक इंसेक्ट जो है वो इस जाले के अंदर आएगा, तो ये मकड़ी जो है इस जाले का जो वाइब्रेशन से या इस जाले का जो ऑक्सीलेशन, क्योंकि जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो ये जाला जो है हिलेगा, हिलेगा तो ये जाला जो है ऑक्सीलेट करेगा। और ऑक्सीलेशन करने के कारण ये जो मकड़ी है समझ जाती है कि ये जो जाला के अंदर जो जीव आया है, ठीक है, इसलिए ये जो जाले के अंदर जीव आया है, इसलिए जो ये जो लाइन है या ये जाले की जो रस्सी है ये हमारे पास में हिलना शुरू हो गई और मकड़ी उसको पकड़ लेती है, ठीक है। यदि मान लीजिए इस जाले के अंदर दूसरी मकड़ी ही घुसने की कोशिश करती है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये मकड़ी और ये जो मकड़ी है, तो ये बाहर वाली मकड़ी आई और इसके अंदर घुसने की कोशिश करती है, और ये जो अंदर वाली मकड़ी है क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी, मतलब बाहर भगाने की कोशिश करती है। तो जब सेम सेम चीज़ें होंगी तो वो उसको बाहर भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई कीट है, पतंग है, कोई कीट इसके अंदर घुसता है, तो ये मकड़ी क्या करेगी, उसके ऊपर अटैक करेगी और उसको अपनी तरफ खींच के अंदर ले जाएगी। मतलब जब दो अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कंसेप्चुअली कि ये हमारे पास में एक जाला है, मकड़ी का जैसे जाला होता है, तो उसी प्रकार से जैसा मकड़ी का जाला उसी प्रकार से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी अपना एक जाला बना के रखा है। जब ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की है, तो जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आता है, मतलब सेम सेम चार्ज इसके अंदर आता है, तो ये उसको रिपेल कर देगा। लेकिन जब अपोजिट चार्ज दैट इज कॉल्ड माइनस, माइनस इसके अंदर आएगा तो इसको खींच के अपनी तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेजिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक जाले जैसी दिखती है। तो मेन जो कंसेप्ट है समझने वाला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास में इमेजनरी है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको क्या करना है, सोचना पड़ेगा कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो जैसे इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन यदि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो आप लोगों को इंग्लिश समझ में आएगी, क्योंकि आप लोगों ने दोनों लैंग्वेज को समझा हुआ है। उसी प्रकार से अब जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो कैसी है, उसकी लैंग्वेज क्या कहती है, तो उसके लिए हमें कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो उसको डिफाइन करे और वो हमें समझ में आए। जैसे हिंदी और हिंदी हम लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज बन गई, जो आपको भी समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है। उसी प्रकार से एक लैंग्वेज हम लोगों को कॉमन बनानी पड़ेगी जो आपको भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए, तो वो लैंग्वेज बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लैंग्वेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने की कोशिश करती है और हम लोगों को वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज समझ में आती है।
उस लैंग्वेज को हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैंग्वेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये जो लाइनें हैं, मान लीजिए हमारे पास में चार्ज है, तो ये जो लाइनें हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और वो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। मतलब यदि हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होगा तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और वो जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और वो जाके नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाएगा। कोई भी लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेगी, नेगेटिव चार्ज से कभी भी नहीं निकलेगी। तो कोई भी लाइन जो है नेगेटिव चार्ज से कभी नहीं निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। ठीक है, ओके। तो इसको यदि मैं ऐसा बनाऊँ तो ये मेरे पास में दो चार्जेज है, तो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, दीज आर फॉलो द डिसकंटिन्यूअस कर्व। देखो, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं भी याद है तो भी देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता था, एक हमारे पास में मैग्नेट का पीस है जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है, और फिर वो इनसाइड साउथ से आती है और नॉर्थ पे आती है, फिर से वो नॉर्थ से निकलती है और वो साउथ पे जाती है, और फिर से इनसाइड साउथ से आती है, नॉर्थ पे जाती है। तो मतलब यदि हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास में एक कंटिन्यूस कर्व है, ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कर्व। बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे एमिट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से वो वापिस से पॉजिटिव पे नहीं जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दे फॉर्म द डिसकंटिन्यूअस कर्व। ओके, नेक्स्ट थिंग, electric field lines are always smooth curve tangent at any point give direction of the electric field at that point. Okay, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा हमारे पास में ऐसा स्मूथ कर्व बनाती है। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसा 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 या ऐसा कर्व कभी भी नहीं बनाएंगे। तो दे फॉर्म स्मूथ कर्व, दे विल नॉट फॉर्म अनस्मूथ कर्व। वो स्मूथ कर्व ही बनाती है, बिना स्मूथ कर्व वो नहीं बनाती है। ठीक है, अगली चीज़, यदि मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई ऐसा। ठीक है, तो यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसा बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, ओके। तो यदि मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया। यदि मैं इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा एक टेंजेंट हो जाएगा, इस लाइन के लिए ये मेरा एक टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट है ये हमेशा ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किधर जाएगा या किधर लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये वाली जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स विच अप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच डायरेक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ लाइंस एज्यूम टू बी लिंक्ड विद द यूनिट चार्जेस आर इतना इतना इतना। ठीक है, एक्चुअली में एक जो चार्ज है तो उस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती है। तो आंसर है कि हम लोग ये तो नहीं जानते हैं कि कितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये सब की सब हम लोगों को दिखती तो है नहीं, दिखती होती तो हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं कि, तो हमें ये नहीं पता कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन
गोस जो थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और हम लोग ये जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। तो लगभग जो है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक यूनिट चार्ज के लिए बनती है। मतलब कि ये हमारे पास में एक यूनिट चार्ज है और इस यूनिट चार्ज के थ्रू 1.1 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 0.025 इंटू में 10⁻12। मतलब लगभग हमारे पास में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक यूनिट चार्ज के लिए जनरेट होती है। ओके, again this is a imagination, this is a imaginary data, it can be changed but Gauss gives an idea about it, so we are following that idea। यदि आप लोग इससे बेहतर कर पाते हो तो आपका Gauss की जगह आपका नाम छप जाएगा। ओके, अगली चीज देखिए, द लाइन ऑफ द फोर्स टच द सरफेस ऑन द कंडक्टर वेयर दे इधर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑलवेज एट राइट एंगल। ठीक है भाई, देखिए ये कह रहा है कि कोई भी लाइन जब जिस सरफेस के साथ में स्टार्ट होती है या जिस सरफेस के ऊपर टर्मिनेट होती है तो वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास में ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ये मेरे पास में सरफेस है। मेरे पास में ये दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका नेगेटिव यूनिट ये है मेरे पास में नेगेटिव यूनिट चार्ज और इसका सरफेस ये है। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब वो शुरू करेंगे तो सरफेस से वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शुरू करेंगे और सरफेस के ऊपर भी वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही एंड होंगी। तो ये मेरे पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा स्टार्ट विद द पॉजिटिव एंड एंड विद द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब भी वो शुरू करेंगे तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से या सरफेस के राइट एंगल पे शुरू करेंगे और उसके बाद में वो जो है इस तरीके से चली जाएंगी। ठीक है, वो जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में और वो फिर से इस तरीके से मूव करके एक स्मूथ कर्व बनाते हुए इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी ऐसा 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 शुरू नहीं करेंगे, वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री एंगल पे शुरू करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रूफ है वो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास में यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखूँ तो हमारे पास में ऐसी निकल के आएगी। तो यहाँ से मैंने बनाया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हम लोग ये जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं और हम लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, QE के बराबर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स है इट कैन एग्जर्ट फोर्स इज इक्वल टू QE। ओके, तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है तो हमें यहाँ से इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट जो है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि ये सरफेस है सरफेस के रेस्पेक्ट में थीटा बनाएगा, तो एक कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया यहाँ से QE। वी कैन से दैट द थीटा के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा कोस थीटा। तो एक जो कंपोनेंट हमारे पास में वो बन जाएगा QE कोस ऑफ थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा हमारे पास में ये बनेगा QE साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है कोस थीटा का फोर्स और एक है साइन थीटा का फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में है इस तरीके से इंक्लाइन। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है हमारे पास में वो चार्ज कांस्टेंट है या फिर रेस्ट पोजीशन में। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को हम लोगों ने चार्ज किया, तो उस बॉडी को चार्ज करने के बाद में वो जो चार्ज है वो बॉडी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो चार्ज जो बॉडी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से फैल जाएगा। तो यदि मैं ये कहूँ कि ये चार्ज अभी ये बॉडी पहले अनचार्ज थी, मैंने इसको चार्ज किया, तो चार्ज करने के कारण ये बॉडी के ऊपर जो चार्जेस है वो इस तरीके से फैल गए। अब इस बॉडी के ऊपर चार्जेस फैल गए तो ये चार्ज मूव करके कहाँ जा रहा है, तो आंसर ये तो चार्ज मूव करके कहीं भी नहीं जा रहा है, यहीं की यहीं है। ये चार्ज मूव करके कहीं भी नहीं जा रहा है, ये चार्ज मूव करके कहीं नहीं जा रहा, तो सबके सब चार्ज जो है वो रेस्ट पोजिशन में। ठीक है, तो कोई भी चार्ज यदि रेस्ट पोजिशन में है
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता, मान लीजिए इस चार्ज के ऊपर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता तो ये चार्ज इधर मूव करना शुरू कर देता, इस चार्ज के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो ये चार्ज इधर मूव करना शुरू कर देता। लेकिन इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो इसके इस डायरेक्शन से लग रहा है, मतलब कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो ऐसा लग रहा है, तभी तो ये चार्ज क्या है, इसकी रेस्ट कंडीशन में है। और वैसे भी जब हम लोग चार्जेज एट रेस्ट कंडीशन पढ़ते हैं तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेज है वो हमारे पास में मोशन में नहीं होंगे, चार्जेज जो रेस्ट पोजिशन में होंगे, रेस्ट पोजिशन में होते हुए वो चार्जेज बहुत सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको शो करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए चार्ज मूव नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, यदि फोर्स इधर से तिरछा लगेगा तो इसको इधर मूव करा देगा, यदि फोर्स इधर से ऐसा लगेगा तो ये इधर इसको मूव करा देगा, यदि फोर्स लेकिन इसके ऊपर ऐसा लगेगा ऊपर से तो आंसर है चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए चार्ज कहाँ रहेगा, इसके ओरिजिनल पोजिशन पे रहेगा। यदि चार्ज हमारे पास में फोर्स यदि हमारे पास में ओरिजिनल डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास में जीरो। जीरो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यदि फोर्स की वैल्यू कुछ भी लग रही है लेकिन चार्ज को मूव ही नहीं करा पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे फोर्स की वैल्यू जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक दीवार को फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही, तो हमने बोला कि हमने दीवार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया क्योंकि दीवार के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हो गई जीरो और ये आ जाएगा क्यू ई कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से यदि हम लोग क्यू और ई जो है वो तो चेंज हो नहीं सकते हैं क्योंकि क्यू जो है वो चार्ज की क्वालिटी है और ई जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे जो है कोस 90 इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 होता है वो हमारे पास में जीरो होता है तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रिलीज होंगी हमेशा कहाँ से, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो शुरू होती है हमेशा 90 डिग्री से। ठीक है, और एंड होती है हमेशा 90 डिग्री पे। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए। The line of force never cut each other. If two line of force intersect at a point, it will mean two directions of electric intensity at that point, which is eventually not possible. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास में दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसी 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 ऐसी। तो लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि हाँ, हम लोग ये जानते हैं कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी कैंसिल कभी भी कट नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन है वो ये बताती है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट ने बताया कि फोर्स मेरे पास में इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसने बताया कि फोर्स मेरे पास में इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो टेंजेंट की जो लाइन है वो तो आपस में कट करके गई। तो मुझे ये बताइए कि ये जो कॉमन पॉइंट आया, तो इस कॉमन पॉइंट पे जो फोर्स है वो इधर भी लग रहा है और फोर्स जो इधर भी लग रहा है, क्या एक ही टाइम पे जो फोर्स की है वो दो डायरेक्शन हो सकती है? तो आंसर है एक ही टाइम पे फोर्स की एक डायरेक्शन हो सकती है, फोर्स की दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती, क्योंकि दो फोर्स की डायरेक्शन नहीं हो सकती, फोर्स की डायरेक्शन एक ही होगी, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी कट नहीं कर सकती है। ओके, अगली चीज देखिए, ये कह रहा है कि दो चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको ऐसा समझिए कि हमारे पास में एक चार्ज है ऐसा और ये सेम सेम चार्ज है दूसरा। इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ऐसी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसी। इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसी।
तो हम लोग ये जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये सीधा जाना चाहती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसको पीछे मोड़ना चाहती है, मतलब ये इसको ऐसा बेंड करना चाहती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ, ये वाली इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और वो इसको ऐसा बैंड करना चाहती है, ठीक है। तो यदि ये दोनों की दोनों बैंड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, और एक्चुअली में दोनों की दोनों जो है आपस में एक दूसरे क्रॉस करके जाना चाहती है, लेकिन दोनों की दोनों क्रॉस करके इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि ये जाना चाहती है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इधर जाना चाहती है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। सिमिलरली जो सेम प्रोसेस होगा वो यहाँ पे होगा। ये वाली जो है ऐसे सीधा जाना चाहती है तो ये इसके रास्ते में आ गई, तो ये वाली क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसको घुमा के ऐसा कर देगी। ये वाली सीधा जाना चाहती थी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसको घुमा के ऐसा कर देगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में सिचुएशन है ये अपडेट होके कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ये हमारे पास में दो सेम सेम चार्जेस हैं, तो ये ऐसी घूम गई और ये जो है ऐसी घूम गई, ये जो ऐसी घूम गई और ये हमारे पास में ऐसी घूम गई। इनिशियली वो लोग ऐसा सीधा जाना चाहते थे लेकिन वो आपस में कट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है अभी इसके ऊपर फोर्स लगा के ऐसा बनी हुई है और ये जो अभी इसके ऊपर फोर्स लगा के ऐसा बनी हुई है। ये वाली जो इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहा है और ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो दोनों की दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स को हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड लेटरल फोर्स, लेटरल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये लेटरल फोर्स को कम कर दे। तो कम करने का तरीका क्या है कि यदि ये चार्ज और ये चार्ज पीछे खिसक जाए, तो यदि मान लीजिए ये वाला चार्ज खिसक के यहाँ आ गया और ये वाला चार्ज खिसक के यहाँ आ गया, तो अभी ये चार्ज जो है आराम से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बना सकता है और ये चार्ज जो आराम से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बना सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि दोनों चार्जेस के बीच में ये जो रिपल्सन हो गया, मतलब इस चार्ज ने इसको इधर धकेल दिया और इस चार्ज ने इसको इधर धकेल दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे आ गया, ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चला गया। तो हमने बोला कि सेम सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को धकेल देते हैं, मतलब कि सेम सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये वो पॉइंट है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो वहाँ पे किसी प्रकार का फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो पी जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ओके। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि वी कैन से दैट कि सेम सेम चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। अच्छा, यदि उसमें अपोजिट चार्जेज वाले के लिए बात करें तो अपोजिट चार्जेज वाले के लिए ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास में एक चार्ज है पॉजिटिव और हमारे पास में एक दूसरा चार्ज है नेगेटिव। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा जाना चाहती है तो ये तो उसको जाने देगा, क्योंकि यहाँ से तो ये तो क्या करता है, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमिट करता है और नेगेटिव जो है नेगेटिव के अंदर एंटर करती है और पॉजिटिव से एमिट करती है। तो ये तो इसको खींच के इधर लेके आएगा, ये खींच के इसको इधर लेके आएगा, खींच के इधर लेके आएगा। तो अभी दोनों की दोनों क्या करना चाहती है, ये इसको इधर खींचना चाहता है, ये इसको इधर खींचना चाहता है। हमने बोला कि अभी ये तो डिस्टेंस दोनों के बीच का इतना था, तो अभी पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि ऐसा करने पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो हमने बोला कि अपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट चीज़ देखिए, मान लीजिए मैं एक चार्ज ड्रॉ करता हूँ और उस चार्ज के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मान लीजिए मैंने एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस इतने एरिया को देखिए, इतने एरिया को देखिए और इतना एरिया मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उस एरिया के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है, जो ताकत, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो द डेंसिटी इज
heavy at any place of electric field means the power of the electric field will also high. So we can say that at this point there are the 1 2 3 4 electric field lines are there in that area. In the same area there are only 2 electric field lines are present. So there are 4 electric field lines are present here and 2 electric field lines are present here. So we can say that the intensity to repel or attract the other charges at this point will be high as comparison to this point. ठीक है, ओके। तो ये इसकी जो है एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास में कि द डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस इज एन इंडिकेशन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन वेरियस रीजन। ठीक है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है उस चार्ज की वैल्यू उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या अट्रैक्ट और रिपेल करने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, कई बार ये पेपर में पूछी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आना चाहिए। यदि ये कंसेप्ट आपको आएगा तो आपको जो आगे के जो कंसेप्ट है हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले और वो सब, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वो आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको पढ़िए, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।